चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। उस दौर में जब दिल्ली, मतलब वो दिल्ली जिसे हम आज जानते हैं, सत्ता का केंद्र नहीं थी और हिंदुस्तान की कहानी कुछ और ही थी। ये कहानी है दिल्ली से पहले के हिंदुस्तान की। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही गहरे विचार से। हिंदुस्तान ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि एक जीती जागती सांस लेती हुई सभ्यता थी। जब दिल्ली सत्ता का केंद्र नहीं बनी थी, तब भी इस जमीन पर हजारों कहानियां पल रही थीं। तो सवाल उठता है कि आखिर ये सभ्यता ठीक कैसी? चलिए सबसे पहले उस दौर की खुशहाली को समझते हैं। ये एक ऐसी दुनिया थी जो अपनी शर्तों पर जीती थी, अपनी जड़ों से पूरी तरह जुड़ी हुई। सोचिए, उस वक्त जिंदगी की धुरी थे खेत। किसान का काम सिर्फ अनाज उगाना नहीं था, नहीं, वो असल में पूरे समाज को पाल रहा था। उसी के कंधों पर गांव, शहर और राज्यों की पूरी नींव टिकी हुई थी। तो ये सब आपस में जुड़ा कैसे हुआ था? देखिए, व्यापार व्यापार इसकी नसों में खून की तरह दौड़ता था। स्थानीय बाजारों की वो चहल पहल, मसालों और कपड़ों के रास्तों पर चलती बैलगाड़ियां और नदियों में तैरती नावें, ये सब इस बात का सबूत थी कि गांव, शहर और राज्य एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए थे। अच्छा, इस खुशहाली के पीछे एक और बहुत बड़ी वजह थी, और वो था ज्ञान। तक्षशिला और नालंदा जैसे महान शिक्षा केंद्रों की कहानियां तो हम सबने सुनी ही है। मतलब ज्ञान सिर्फ राजमहलों तक सीमित नहीं था, बल्कि ये पूरे समाज की ताकत था। इस समाज की एक और कमाल की पहचान थी, हुनर का सम्मान। कपड़ा बनाने वालों से लेकर मिट्टी के बर्तन और गहने गढ़ने वालों तक, कारीगरों के हाथों में सिर्फ कला नहीं थी, उस कला में उनका आत्मसम्मान झलकता था। और हाँ, यहाँ पर मान्यताएं अलग अलग थीं, रीति रिवाज भी अलग थे, त्योहार अलग थे, लेकिन इन सब के बावजूद एक चीज कॉमन थी, एक साझा जिंदगी। एक साथ मिलकर जीने की कला ही इस सभ्यता की आत्मा थी। लेकिन जैसा कि होता है, इतिहास में शांति और समृद्धि का दौर हमेशा नहीं रहता। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां इस मजबूत दिखती इमारत में एक दरार पड़नी शुरू होती है। तो सवाल ये उठता है, क्या ये शांति हमेशा के लिए थी? क्या ये खुशहाल समाज हमेशा ऐसा ही रहने वाला था? इतिहास का जवाब है नहीं। देखिए, हिंदुस्तान की दौलत के चर्चे दूर दूर तक थे, और जहाँ समृद्धि होती है वहाँ बाहरी नजरें पड़ने लगती हैं। यही समृद्धि धीरे धीरे बाहरी खतरों को एक तरह से न्योता दे रही थी। तो जो तूफान आने वाला था उसके दो मोर्चे थे। एक तरफ बाहर से सेनाएं बढ़ रही थीं, और दूसरी, और शायद ज्यादा बड़ी कमजोरी, वो देश के अंदर ही पनप रही थी, स्थानीय राजाओं के बीच की आपसी फूट। जब बाहर से खतरा आया, तब अंदर की दीवारें पहले से ही कमजोर थीं। और इन लड़ाइयों का, इन संघर्षों का असली बोझ कौन उठाता था? जंग तो राजा लड़ते थे, लेकिन उसकी असली कीमत वो हमेशा आम जनता को चुकानी पड़ती थी, अपने घरों से, अपनी फसलों से और अपनी जान से। और बस यहीं से शुरू होता है सत्ता का वो असली संघर्ष। एक ऐसा दौर जब हिंदुस्तान की तकदीर एक बिल्कुल नए रास्ते पर मुड़ने वाली थी। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सभ्यता एक ही वक्त में मजबूत भी थी और नाजुक भी। अपनी संस्कृति और लोगों में मजबूत, लेकिन अपनी राजनीतिक फूट की वजह से नाजुक। अनिश्चितता के बादल अब धीरे धीरे घने हो रहे थे। ये जो बदलाव था इसे हम वक्त की एक लाइन पर देख सकते हैं। पहले एक प्राचीन युग था जहां संस्कृति फल फूल रही थी। फिर आया एक ऐसा दौर जब आपसी लड़ाइयों ने नींव को खोखला कर दिया। और फिर मुगलों जैसी नई ताकतों के आने से एक नया अध्याय शुरू हुआ। जब नई ताकतें आईं तो वो अपने साथ नए नियम भी लेकर आईं। सत्ता का केंद्र बदला, शासन का तरीका बदला, और इसके साथ ही इस जमीन की किस्मत भी पूरी तरह बदल गई। तो इस पूरे ऐतिहासिक बदलाव का नतीजा क्या निकला? कहानी का ये जो आखिरी हिस्सा है, वो हमें इसी सवाल के जवाब की तरफ ले जाता है, और ये दिखाता है कि इसका असर कितना गहरा और लंबा था। इस पूरे उठापटक में एक चीज थी जो कभी नहीं बदली, सत्ता। एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती रही, राजा बदलते रहे, सल्तनतें बनती बिगड़ती रहीं, लेकिन जो आम इंसान का संघर्ष था वो वैसा का वैसा ही रहा। और शायद इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच यही है। इतिहास की किताबें वो तो राजा लिखते हैं अपनी जीतों के बारे में, लेकिन जिंदगी तो वो आम जनता जीती है जिसके बारे में अक्सर लिखा नहीं जाता। ये जो
इतना बड़ा बदलाव था, ये कोई अंत नहीं था, नहीं, बल्कि ये तो इस उपमहाद्वीप के लिए एक बहुत लंबी कहानी की बस एक शुरुआत थी। एक ऐसी कहानी जो आने वाली कई सदियों तक लिखी जानी थी। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर हमें इतिहास को सच में समझना है, तो क्या सिर्फ लिखी हुई बातें मान लेना काफी है, या फिर हमें सवाल पूछने होंगे उन लोगों के बारे में जिनकी कहानियां अक्सर अनकही रह जाती हैं? शायद असली समझ सवालों से ही शुरू होती है।